दोस्तों, आज के समय में कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। खासकर जब किसी मासूम बच्चे की जिंदगी गलत लोगों और गलत फैसलों की वजह से बर्बाद हो जाती है, तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी बन जाती है। हमें समझना होगा कि गलत संगत, मजबूरी और डर इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जा सकते हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। आज की यह कहानी भी एक ऐसे ही बच्चे की है जिसकी जिंदगी एक गलत मोड़ पर आकर पूरी तरह बदल गई। दोस्तों, आजकल कुछ लोग अपनी सीमाएं भूलकर ऐसे काम कर बैठते हैं जो न सिर्फ गलत होते हैं बल्कि किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। बिना सही गलत सोचे, बिना रिश्तों की मर्यादा समझे, वे दूसरों को अपने गलत इरादों का शिकार बना लेते हैं। नमस्कार माता एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना। दोस्तों, तो ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को फिर से शुरुआत करते हैं। 14 साल का लड़का रहता है जिसका नाम प्रियांशु था। प्रियांशु अपनी मम्मी पापा के साथ घर पर रहता था, यानी कि इस परिवार में 3 लोग के अलावा और कोई नहीं था। प्रियांशु की उम्र 14 साल थी और वो बहुत ही छोटा था। उसके पापा की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। उसके घर में केवल उसके पापा ही कमाने वाले थे। तबीयत खराब होने की वजह से प्रियांशु के पापा अब घर पर ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे उसके घर की हालत इतना ज्यादा खराब हो जाती है कि उन लोगों के घर में खाने के लिए कुछ सामान नहीं था। आप लोग सोच सकते हैं कि परिवार में कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक हो और वह आदमी घर पर बैठ जाए तो उस परिवार का क्या हाल होगा। प्रियांशु ये सब देखकर बहुत दुखी था और वो सोच रहा था कि कैसे मैं अपनी फैमिली की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूं। तभी वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए वो फैसला लेता है कि मैं अपने घर से बाहर कमाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। प्रियांशु घर से अपना सारा कपड़ा पैक करके चेन्नई चला जाता है। पैसे कमाने के चक्कर में वहां जाने के बाद उसको एक कंपनी में काम मिल जाता है। दरअसल उसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन उसको काम कैसे मिल इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि कंपनी में 18 साल से कम उम्र के लोगों को काम नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी प्रियांशु की उम्र 14 साल थी और उसको काम मिल जाता है और वह कंपनी में काम करने लगता है। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, उस कंपनी के अंदर एक 35 साल की महिला भी काम करती थी जिसका नाम सरिता था। सरिता प्रियांशु से पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो प्रियांशु कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। तो सरिता इस बात से काफी खुश हो जाती है क्योंकि वह भी बिहार के ही रहने वाली थी। क्योंकि प्रियांशु अभी 14 साल का था, इसलिए प्रियांशु सरिता को चाची कहता था। सरिता भी उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। एक दिन सरिता प्रियांशु को अपने रूम पर लेकर जाती है और वहां पर उसको खाना खिलाती है। कहती है कि तुम्हारा जब भी मन करेगा बिना कुछ सोचे समझे तुम हमारे रूम पर आ जाना, मैं तुम्हारे माँ के समान हो। प्रियांशु इस बात से काफी खुश हो जाता है क्योंकि प्रियांशु जीवन में पहली बार अपने घर से बहुत ज्यादा दूर गया था। जाहिर सी बात है, कोई अपने घर से दूर जाएगा तो उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको यहां पर सरिता चाची मिल गई थी। तो प्रियांशु को अपनापन महसूस होने लगा था। इस बात से प्रियांशु खुश हो जाता है और उसका काम में बहुत ज्यादा मन लगने लगता है। सरिता अपने 2 बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ वहां पर रहती थी। उसका हस्बैंड और सरिता दोनों लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। कभी सरिता कंपनी जाती थी तो सरिता का पति बच्चों का ख्याल रखता था। कभी सरिता कंपनी से आती थी तो उसका पति कंपनी में जाकर अपना काम करता था और सरिता अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। तभी एक दिन सरिता कंपनी से अपने रूम पर जा रही थी तो उसका पति कहता है कि आज मैं रूम पर नहीं आऊंगा, आज मुझे बहुत ज्यादा काम है। तो सरिता कहती है कि ठीक है, मैं प्रियांशु को अपने साथ लेकर रूम पर जा रही हूं, क्योंकि वह हम लोग के साथ रात भर रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि घर पर 2 छोटे बच्चे हैं और मैं अकेली रहूंगी और तुम तो कंपनी में ही काम करोगी पूरी रात। इसलिए सरिता कहती है कि मैं प्रियांशु को लेकर जा रही हूं। तो उसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है, तुम उसको लेकर चली जाओ। सरिता प्रियांशु को लेकर अपने रूम पर आ जाती है, खाना बनाती है, उसको खिलाती है और खुद भी खाती है। खाना खाने के बाद प्रियांशु को एक अलग रूम दे दिया जाता है। प्रियांशु उसमें सो जाता है और सरिता अपने बच्चों के साथ सो जाती है। जैसे ही रात को 1 बजता है, सरिता उठकर और
प्रियांशु के रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद प्रियांशु के पैरों पर हाथ मसलने लगती है। तभी प्रियांशु की नींद अचानक से खुल जाती है और कहता है कि चाची आप ये क्या कर रही हैं। तो सरिता चाची कहती हैं कि बेटा तुम चुपचाप सोए रहो, तुम्हें भी मजा आएगा। तो प्रियांशु कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप सो जाता है और सरिता उसके साथ गंदा और घिनौना काम करने लगती है, यानी कि उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगती है। सरिता को काफी मजा आ रहा था और प्रियांशु को भी अच्छा लग रहा था। जैसे ही सुबह होता है प्रियांशु अपने रूम पर वापस चला जाता है। इसके बाद कई महीनों तक ऐसा लगातार चलता रहता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मौका मिलता था संबंध बनाते थे और ऐसा करते करते कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन होता कुछ ऐसा है कि दोपहर का टाइम था और सरिता प्रियांशु के साथ संबंध बना थी दोपहर में ही। तभी अचानक उसका पति रूम पर आ जाता है और वो देखता है कि सरिता उसके साथ यानी कि प्रियांशु के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी हुई है, लेकिन उसका पति कुछ बोलता नहीं है। वो चुपचाप से वहां से अपने रूम में चला जाता है। जब सरिता अपनी हवस खत्म करने के बाद जब अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसका पति रूम में पहले से ही आकर बैठा है। सरिता को बहुत ज्यादा शॉक लग जाता है कि यह कैसे आ गया है। तब सरिता सोचती है कि शायद मेरा पति सब कुछ देख चुका है। तब सरिता का पति उसको बैठाकर समझाता है कि वह तो बच्चा है, ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम उस छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सरिता का हस्बैंड शांति से काम लेता है और दोनों को बैठाकर समझाता है और कहता है कि आज के बाद से तुम दोनों ऐसी गलती कभी मत करना। और प्रियांशु को भी समझाता है कि बेटा तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। आज के बाद जिंदगी में तुम ऐसी कभी गंदा और घिनौना काम कभी मत करना। और यही बात सरिता को भी समझाता है। यहाँ पर मामला शांत हो जाता है। प्रियांशु अपने रूम पर वापस चला जाता है, लेकिन 3-4 दिन तक प्रियांशु अब इसके रूम पर सरिता के आता ही नहीं है। जैसे ही 3-4 दिन बीत जाता है प्रियांशु को अब बहुत ज्यादा उसकी आदत लग गई थी, यानी कि उसको सेक्स की लत लग गई थी। अब वो रह नहीं पा रहा था। 3-4 दिन बाद प्रियांशु खुद अपने मन से ही सरिता के रूम पर जाता है और सरिता को और प्रियांशु को एक दूसरे से बहुत ज्यादा लगाव भी हो गया था। इस बार प्रियांशु खुद सरिता के रूम पर जाता है। जैसे ही जाता है उससे मिलता है तो दोनों में संबंध पहले से ही बना हुआ था, जिसकी वजह से दोनों में कोई पर्दा नहीं था, ना तो कोई शर्म नाम की चीज थी। दोनों एक दूसरे से फिर से संबंध बनाने लगते हैं। तभी संजोग से उस दिन भी उसका हस्बैंड रूम पर आ जाता है और वो दोनों को फिर से उसी हालत में देख लेता है। इस बार सरिता की बहुत ज्यादा पिटाई करता है उसका हस्बैंड और बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो सरिता से कहता है कि मैं तुमको अपने साथ जिंदगी में कभी भी नहीं रखूंगा, तुमसे तलाक चाहिए मुझे। सरिता कहती है कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ यहां से लेकर उसको चले जाओ, मैं प्रियांशु के साथ अपनी जिंदगी बिता लूंगी। अब आप लोग सोच सकते हैं कि सरिता कितनी घटिया किस्म की औरत थी। अब सरिता और उसके हस्बैंड में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और सरिता का हस्बैंड अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने गांव बिहार वापस चला जाता है। इधर सरिता और प्रियांशु के साथ एक ही रूम में रहने लगती है। प्रियांशु पहले दूसरे रूम में रहता था, लेकिन अब दोनों का रूम एक हो चुका था। प्रियांशु भी काफी खुश था सरिता के साथ। प्रियांशु को भी सरिता के साथ अच्छा लग रहा था। दोनों प्रियांशु और सरिता एक साथ कंपनी जाते थे, एक साथ काम करते थे, एक साथ वापस आते थे और फिर दोनों एक साथ रहते थे और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। ऐसा करते करते 5-6 महीने बीत जाते हैं। तब सरिता प्रियांशु से कहती है कि अब तुम मुझसे शादी करो, लेकिन प्रियांशु इस बात से मना कर देता है कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे माँ बाप कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी उम्र 14 साल थी और उसकी जो उम्र थी वो 35 से कुछ आगे बढ़ चुकी थी, यानी कि मान लो 35 साल की उम्र हो गई थी औरत की सरिता की। इस वजह से वो क्या मना कर रहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, तुम सोच भी नहीं सकते हो। दरअसल प्रियांशु अब सरिता से बहुत ज्यादा डरने लगा था, क्योंकि उसकी उम्र अभी 14 साल थी और वह शादी कर नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसको शादी करने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा था। तभी प्रियांशु एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। दरअसल प्रियांशु यह सोचता है कि अगर मैं सरिता को मार देता हूं, उसका मर्डर कर देता हूं, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा, फिर मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। तभी प्रियांशु मार्केट
जाता है और वहां से एक चाकू खरीद कर लेकर आता है और जिस बेड पर दोनों लोग सोकर संबंध बनाते थे उसी बेड के नीचे वो चाकू जो है छिपा कर रख देता है। जैसे ही रात होता है दोनों घर पर कंपनी से वापस आते हैं, खाना पना खा के बेड पे एक साथ सोते हैं और संबंध बना रहे होते हैं। तभी प्रियांशु बेड के नीचे से चाकू निकालता है और कई बार सरिता के पेट पे, छाती पे, हाथ पे कई जगह वो वार कर देता है। देखते ही देखते सरिता की मौत हो जाती है और जो प्रियांशु था वो उसको उसी हालत में छोड़कर अपने रूम पर वापस चला जाता है। जब सुबह होती है तो सरिता के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। जब आसपास के लोग सरिता से मिलने आए तो वो लोग देखें कि सरिता की लाश उसके बेड पर पड़ी हुई है। जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस डेड बॉडी की जांच पड़ताल करती है और सरिता के हस्बैंड को फोन किया जाता है तो उसका हस्बैंड बताता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसके साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। लेकिन फिर भी पुलिस सरिता के हस्बैंड को अपने पास बुलाती है उससे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वो उसका हस्बैंड था। सरिता का हस्बैंड सारी बात पुलिस को बताता है और कहता है कि सरिता ने मुझे धोखा दिया था, एक छोटे से बच्चे के साथ इतना गंदा और घिनौना काम वह करती थी जिसकी वजह से सरिता मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई और मैं भी उसे छोड़ चुका हूं और मुझे नहीं पता कि सरिता की मौत कैसे हुई है। जब पुलिस को पता चला कि उसका संबंध किसी एक छोटे से बच्चे के साथ था, जब पता किया गया तो उसका नाम प्रियांशु था, वह भी उसी कंपनी में काम करता था। जब प्रियांशु को पकड़ा गया उसको ढूंढ के पूछताछ उससे की जा रही थी। तब जो है प्रियांशु सब कुछ पुलिस के सामने सच सच बता देता है, वह झूठ नहीं बोलता है। वो बता देता है कि मुझे बहुत ज्यादा मजबूर किया जा रहा था शादी करने के लिए और मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से मैं कुछ समझ नहीं पाया और उसकी हत्या कर दिया। यह सब सुनने के बाद पुलिस थोड़ा सा अचंभों में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी उसकी डेड बॉडी को, सरिता के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और प्रियांशु को गिरफ्तार करके उसको बाल सुधार जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, प्रियांशु घर से बाहर गया था पैसे कमाने के चक्कर में, लेकिन उसके साथ इतना गंदा और घिनौना काम हुआ कि उसको जेल जाना पड़ा। अब कितने दिनों तक वह जेल में रहेगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। प्रियांशु के घर पर भी उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब पता नहीं उसके माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। हमारी आपसे एक विनती है कि अगर आप लोग अपने घर से बाहर कहीं कमाने जाते हैं तो बस आप लोग अपने आप से मतलब रखिए, किसी से ज्यादा लगाव मत रखिए, लगाव उतना ही रखिए जितना चल पाए। नहीं तो जो हाल प्रियांशु के साथ हुआ है शायद भविष्य में कहीं वह आपके साथ भी हो सकता है। इस पूरी घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। वंदे मातरम।